हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है इमिग्रेंट। साल है 1921। जगह है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। ये वो दौर था जब अमेरिका में इमिग्रेशन तेजी से बढ़ रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई देश मंदी के दौर से गुजर रहे थे, तो अप्रवासी लोगों को एक नया जीवन बसर करने के लिए अमेरिका ही एकमात्र जगह दिख रहा था। एलिस आइलैंड पर हम दो पॉलिश बहनों को देखते हैं, ईवा और मैग्डा। दोनों पोलैंड छोड़कर न्यूयॉर्क आ गए हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पोलैंड में सब कुछ बर्बाद हो गया था। दोनों बहनें रजिस्ट्रेशन लाइन में लगी थी। क्यों अमेरिका में दाखिल होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? हम देखते हैं मैग्डा को लंग डिजीज है और वो काफ़ी खांस रही थी। वहाँ लाइन में लगे लोगों का डॉक्टर चेकअप कर रहा था। अगर किसी को कोई बीमारी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इस बात का ईवा को डर था। वहाँ एक ऑफिसर मैग्डा को खांसते हुए देख लेता है और वो मैग्डा को क्वारंटीन कर देता है। वो ऑफिसर बताता है मैग्डा की हालत सुधरने तक वो 6 महीने अस्पताल में रहेगी। ईवा उससे वादा करती है कि वो जल्द ही उसे वहाँ से निकाल लेगी। वो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर के पास जाती है। ईवा बताती है उसके अंकल और आंट इसी शहर में रहते हैं। उसके पास एड्रेस भी है, पर ऑफिसर बताता है ये एड्रेस वैलिड नहीं है। और उस ऑफिसर का कहना था कि शिप में आते वक्त उसने शिकायत जताई थी और वो ऐसी निम्न नैतिकता वाली महिला को अपने देश में हम शरण नहीं दे सकते, और वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। अब उसे वापस पोलैंड जाना होगा। वहीं पास बैठा एक शख्स उसे देख रहा था। उसका नाम ब्रूनो है। ईवा लाइन में खड़ी रो रही होती है। ब्रूनो एक जीविश है। वो बताता है मैं ट्रैवलर एड सोसाइटी से हूँ। वो एक महिला से पूछता है क्या उसे इंग्लिश आती है, पर वो महिला मना कर देती है। वहीं पास खड़ी ईवा कहती है उसे इंग्लिश आती है। ईवा उससे मदद मांगती है। ब्रूनो कहता है तुम एक्सक्लूजन लाइन में हो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है मैं काम कर सकती हूँ। वो काफ़ी गुजारिश करती है। ब्रूनो उस ऑफिसर को कुछ पैसे देता है और ईवा को अपने साथ लेकर चला जाता है। जाते वक्त उसे मैग्डा की चिंता थी। ब्रूनो बताता है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक अच्छी मेडिकल केयर मिलेगी। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। ब्रूनो उससे कहता है वो यहीं रह सकती है। फिर ईवा सोने चली जाती है। उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। एक अनजान शहर और एक अजनबी के घर रात गुजारना काफ़ी गंभीर बात थी। सुबह ब्रूनो उसे एक लेटर देता है जो हॉस्पिटल से आया था, जहां उसकी बहन मैग्डा एडमिट है। उसे ट्यूबरकुलस बीमारी है जो कि काफ़ी घातक है। ईवा काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहता है कि उसकी बहन को छुड़ाया जा सकता है, पर उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी। उसने उसकी बहन को यहाँ का एड्रेस दे दिया है। वो उसे लेटर्स भेजती रहेगी। ईवा उससे काम मांगती है। हम देखते हैं ब्रूनो एक रूस्ट थिएटर चलाता है। वहाँ कई महिलाएं काम करती थी। उस थिएटर की जो मालकिन थी उसका नाम रोजी था। ब्रूनो ईवा को उससे मिलवाता है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है और वहाँ वो रोजी से ईवा को काम पर रखने की सिफारिश करता है। उसके बाद वो सबके साथ लंच पर बैठ जाती है। वहाँ कई थिएटर की और महिलाएं थी और कई पुरुष जो अक्सर थिएटर में प्ले देखने आया करते थे। वहाँ ब्रूनो ईवा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ईवा काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी क्योंकि वहाँ सभी अनजान थे। वहाँ वो एक गेम खेलते हैं जिसमें सब मिलकर पैसे इकट्ठा करते थे। जो महिला जीत जाती उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। ईवा के पास पैसे नहीं थे तो उसे पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं करते। सब खेल में व्यस्त होते हैं। उसी दौरान उस बकेट से ईवा कुछ पैसे उठा लेती है। सभी वापस घर आ जाते हैं। उस खेल में बेलवा जीत गई थी। सभी पैसे उसने ले लिए थे। ईवा के पास एक लॉकेट थी जिसमें उसके माता पिता और उसकी बहन की तस्वीर थी। वो उन्हें ही याद कर रही थी। ब्रूनो के पूछने पर वो बताती है कि जंग के दौरान सोल्जर्स ने उसकी आंखों के सामने ही उनके माता पिता की हत्या कर दी थी। ब्रूनो बताता है वो भी बचपन में कुछ पैसों के लिए सड़कों पर नाचा करता था। जिंदगी इसी तरह है, कभी ज़्यादा नर्म और कभी ज़्यादा सख्त। ईवा अपने परिवार को याद कर भावुक हो जाती है। ब्रूनो उसे गले लगाने जाता है, पर ईवा उसे खुद को छूने से मना करती है। इस पर ब्रूनो गुस्से में आ जाता है कि उसने उसे रहने को छत दी और खाने को पेट भर खाना दिया और उसे ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। वो उसे गले लगाकर बस उसे दिलासा देना चाहता था। उसने उसके लिए इतना कुछ किया है, अगर वो चाहे तो उसकी जान भी ले सकता है। उसे इस बात का पूरा हक है। उसकी बातें सुन ईवा रो पड़ती है। उसे लगता है शायद वो ही गलत है। वो खुद को लेकर ज़्यादा ही इनसिक्योर है। ब्रूनो बताता है उसने उसे पार्टी में पैसे चुराते हुए देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो जानता है
उसे अपनी बहन को छुड़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ब्रूनो भीतर से बेल्वा को बुलाता है और ईवा को उसके पैसे देने के लिए कहता है। ईवा का चेहरा शर्म से गिर जाता है। ब्रूनो बताता है, हम एक परिवार की तरह रहते हैं और यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वो उसे ऑर्डर देता है कि कल से वो प्ले में काम करने के लिए तैयार रहे। ईवा मान जाती है। हम देखते हैं शो को ब्रूनो होस्ट करता है। शहर से काफ़ी लोग प्ले देखने आते हैं। वहाँ थिएटर की कई महिलाएं अपने अंगों का खुल के प्रदर्शन करती हैं। शायद ये उनके प्ले का ही हिस्सा था। फिर ईवा स्टेज पर आती है, काफ़ी डरी और सहमी हुई। सभी उसकी खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। ब्रूनो उसे इस तरह से डरा देख भीतर भेज देता है। उसे डरा हुआ देख बेल्वा उसे शराब पिला देती है। ईवा ने आज तक शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। ब्रूनो भीतर आता है। वो देखता है ईवा काफ़ी नशे में है। तभी भीतर एक शख्स आता है। वो एक गारमेंट कंपनी का बड़ा कारोबारी था। वो अपने बेटे को भीतर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है ब्रूनो थिएटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का कारोबार चलाता है और थिएटर की सारी महिलाएं भी उस कारोबार का हिस्सा है। ब्रूनो कहता है वो इस थिएटर की किसी भी लड़की को ले जा सकता है, पर वो शख्स ईवा की तरफ इशारा कर कहता है, मेरे बेटे को यही लड़की चाहिए। ब्रूनो बताता है वो लड़की नहीं है, पर वो कारोबारी अपनी बात पे अड़ा था और ब्रूनो को कुछ पैसे एडवांस दे देता है। वो कहता है उसका काम हो जाएगा। वो काफ़ी नशे में थी। ब्रूनो उसे उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। फिर कमरे में उस कारोबारी का बेटा आता है। ईवा उसे खुद को हाथ लगाने से मना करती है। फिर वहाँ ब्रूनो आता है। वो बताता है उसे ये करना ही होगा। अगर उसे अपनी बहन को छुड़ाना है तो इसमें सही गलत कुछ नहीं है और ये बात इसी चार दीवारी में रहेगी। किसी को इस राज का पता नहीं चलेगा। ईवा नशे में उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने खुद को इतना मजबूर कभी नहीं महसूस किया था। न्यूयॉर्क की चमचमाती गलियों के पीछे जिस्मों का एक बाजार सस्ता था, जहां हर मजबूर की बोली लगती है और हर किसी को आत्मसमर्पण करना पड़ता था। ईवा मान जाती है, पर अब उसके मन में ब्रूनो के लिए घृणा आ गई थी। उस साफ सुथरे कपड़ों के पीछे एक भद्दा सा इंसान छिपा था। वो पूछती है कि उसे और कब तक ये काम करना होगा। ब्रूनो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे उसका हिस्सा देता है। ईवा पहले वो पैसे लेने से कतराती है, पर वो पैसे उसने अपने जिस्म को बेचकर कमाए थे। उस पैसों पर उसका हक था। अब उसे खुद से भी नफरत हो गई थी। रात जब वो घर आती है तो अपने बैग से अपने अंकल के घर का एड्रेस निकालती है और उन्हें ढूंढने निकल जाती है। किसी तरह वो लोगों से पूछकर उस एड्रेस तक पहुंच जाती है। उसकी आंट उसे वहां देख काफ़ी खुश होती है, पर उसके अंकल को देख लगता है वो उसे देख खुश नहीं हुआ। आंट मैग्डा के बारे में पूछती है। ईवा उसे आइलैंड की सारी बात बताती है, पर वो उन्हें थिएटर की कोई भी बात नहीं बताती। उसकी आंट और उसकी माँ में ज़्यादा फर्क नहीं था, बस चेहरे का अंतर था। दिल से वो भी ईवा को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। सुबह वहाँ पुलिस आ जाती है। वो कहते हैं कि उसके पास कोई रेसिडेंस प्रूफ नहीं है और उसके बिना यहाँ रहना इलीगल है। उन्हें उसे पोलैंड डिपोर्ट करना होगा। पुलिस को उसके अंकल ने बुलाया था। वो बताता है कि मेरा यहाँ नाम और बिजनेस है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्म का सामना करना पड़े। ईवा इमोशनल हो जाती है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उसके अंकल को किसी तरह से ब्रूनो के बारे में पता चल गया था, जो एक वेश्यावृत्ति का कारोबार करता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगती है। ईवा अपनी आंट से उन्हें रोकने के लिए कहती है, पर उसकी आंट भी मजबूर थी। वो ईवा को जाता देख रोने लगती है, क्योंकि उसकी आंट के बोलने पर उसका अंकल उस पर चिल्ला देता है। वो ऑफिसर उसे एलिस आइलैंड लेकर आ जाता है। वो बताता है कि कल उसकी हियरिंग होगी, उसके बाद उसे पोलैंड डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ईवा अपनी बहन मैग्डा से मिलने की इच्छा जताती है, पर वो कहता है कि वहाँ कोई भी विजिट अलाउ नहीं है और आज रात रजिस्ट्री रूम में शो है, शायद तुम उसे वहाँ देख पाओ। ईवा शाम के इंतज़ार में थी। वो प्रे करती है कि उसकी मुलाकात बस मैग्डा से हो जाए। रात वहाँ शो में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ एक मजिशियन आया था, उसका नाम एमिल है। शो के दौरान ईवा को लगता है शायद भीड़ में उसने अपनी बहन को देखा, पर जब वो उसके पास जाती है तो वो कोई और थी। वहाँ एमिल ईवा को देखता है और उसे एक सफ़ेद फूल देकर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। ईवा काफ़ी परेशान थी। रात लॉकअप में ब्रूनो आ जाता है। वो कहता है अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसकी बहन के बिना ही उसे यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। ब्रूनो वहाँ से जाने लगता है। ईवा उसे रोक लेती है और बताती है कि वो और पैसे कमाना चाहती है। वो कहता है वो उसे पर डॉलर में से 50 सेंट्स देगा, पर ईवा को उस पर भरोसा नहीं है।
वो कहती है अगर उसके हिस्से के पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। ब्रूनो उसकी बात मान जाता है और उसकी बेल करवाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ईवा ने अपने हालातों से समझौता कर लिया था। वो वापस पोलैंड जाकर भी क्या करेगी। यहाँ तक उसके खुद के अंकल ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अब उसे पैसे कमाने का यही एक सीधा और सरल रास्ता दिख रहा था। सुबह ब्रूनो उसे उसके हिस्से के पैसे दे देता है। हम देखते हैं एमिल थिएटर में है। एमिल ब्रूनो का कजिन है। काफ़ी वक्त पहले बहस की वजह से वो थिएटर छोड़कर चला गया था, पर उसे रोज़ी ने फिर बुला लिया है। इस बात से ब्रूनो नाराज़ हो जाता है, पर रोज़ी उसे समझाती है कि इससे थिएटर में ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, पर ब्रूनो को उसकी बात से खुशी नहीं होती। वहाँ दोनों आमने सामने आते हैं और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने को कहते हैं। वहाँ वो ईवा को देखता है। उसे याद आता है उसने उसे एलिस आइलैंड पर देखा था, पर ब्रूनो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। शो की शुरुआत में एमिल ईवा को स्टेज पर बुलाता है और माइंड रीडिंग ट्रिक में उसका साथ देने को कहता है। वहाँ ऑडियंस में लोग ईवा के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो खुद को वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। कई लोग उसके लिए वैश्या जैसे घिनौने शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जो मानो तीर की तरह लग रहे हों। एमिल उससे धीरे से कहता है कि वो सभी शराबी हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एमिल उन पर चिल्लाता है और ईवा को लेकर ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। ब्रूनो और एमिल में फिर बहस हो जाती है। ब्रूनो एमिल की गलती देता है कि उसे ईवा को स्टेज पर नहीं ले जाना चाहिए था। जब ब्रूनो ईवा का नाम स्टेज पर पुकारता है तो वो नहीं आती। वो देखता है वहाँ एमिल उससे बात कर रहा था। ये देख ब्रूनो गुस्सा हो जाता है और वो ऑडियंस में जाकर दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है। रोज़ी इसमें ब्रूनो की गलती देती है। रोज़ी कहती है अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो उसे काम से निकाल देगी। ब्रूनो कहता है वो खुद काम छोड़कर जा रहा है और वो सारी लड़कियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि सबको वहाँ ब्रूनो ही ले आया था। ठंड का मौसम था। वो सभी लड़कियों को लेकर सेंट्रल पार्क आ जाता है। वहाँ वो सभी शख्स को उन लड़कियों के साथ सोने के लिए अट्रैक्ट करता है। वहाँ एक लड़का ईवा के पास आता है और उसे अपने साथ होटल आने के लिए कहता है। ईवा उसे ब्रूनो से बात करने के लिए कहती है। वो ब्रूनो से बात करके उसे अपने साथ होटल ले आता है। उस लड़के की उम्र सिर्फ 15 साल थी। तभी वो लड़का बाहर चला जाता है और वहाँ एमिल आ जाता है। एमिल ने उस लड़के को पैसे दिए थे ईवा को वहाँ तक लाने के। एमिल उसे बताता है वो बस उससे मिलना चाहता था। कल रात के लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है। उसे ईवा को स्टेज पर नहीं बुलाना चाहिए था। ईवा को उसकी बातें काफ़ी पसंद आती है। एमिल कहता है वो उसे बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा है कि वो क्या काम करती है, पर उसे खुश रहने का बिल्कुल हक है। यहाँ काफ़ी देर तक जब ईवा वापस नहीं आती तो ब्रूनो उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो एमिल को वहाँ देखता है। वो चाकू से एमिल पर हमला करने लगता है। ईवा भागकर पुलिस को लेकर आती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाम बेल्वा कमरे में आती। वो बताती है वो ब्रूनो को कल तक कस्टडी में रखेंगे क्योंकि उसके हाथ में नाइफ था। बेल्वा ब्रूनो के लिए काफ़ी चिंता व्यक्त करती है। ईवा बताती है कि उसे ब्रूनो की जरा भी चिंता नहीं है। बेल्वा ईवा को जिम्मेदार ठहराती है कि उसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। वो जब से आई है बस झगड़े हो रहे हैं। ईवा थिएटर में आती है। एमिल वहीं बैठा पियानो बजा रहा था। वो उसे उसका कोट देती है जो होटल में छूट गया था। एमिल बताता है कि अब वो न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहा है। अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ चल सकती है उसकी असिस्टेंट बनके। ईवा कहती है वो नहीं जा सकती क्योंकि उसकी बहन यहाँ एलिस आइलैंड पर है। यहाँ एमिल को पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है। एमिल उसे अपनी स्कार्फ देता है जो ईवा के लिए गुड लक ले आएगा और ईवा वहाँ से जाने लगती है। एमिल उसे मन ही मन पसंद करने लगा था, पर अपनी फीलिंग को खुलकर बयान नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन ब्रूनो घर आ जाता है। वो अपनी गन को साफ करता है। ईवा के पूछने पर वो बताता है कि वो एमिल को दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। अगर वो दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो उसे शूट कर देगा। ईवा कहती है एमिल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दूसरे दिन जब ईवा अकेली होती है तो एमिल छिपकर वहाँ आ जाता है। उसका टूर कैंसिल हो गया था। ईवा कहती है कि वो यहाँ से चले जाए। ब्रूनो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है और उसके पास गन है। एमिल उस गन से गोलियां निकालकर अपने पास रख लेता है। एमिल बताता है कल रात उसने ट्रेन में कार्ड्स खेलकर काफ़ी पैसे जीत लिए हैं। उन पैसों से वो उसकी बहन को छुड़ा लेंगे। उसके बाद तीनों वहाँ से वेस्ट निकल जाएंगे।
बस वो कल सुबह यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहें। ईवा भी एमिल को पसंद करने लगी थी क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था जिसने उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की। तभी वहाँ ब्रूनो आ जाता है। एमिल उस पर खाली गन पॉइंट कर देता है। बस वो उसे सबक सिखाना चाहता था। वो ब्रूनो के मुंह से उगलवाना चाहता था कि ईवा अब उसके साथ जाने के लिए आज़ाद है। एमिल गन की ट्रिगर दबा देता है। ब्रूनो डरकर उसके पेट में नाइफ से हमला कर देता है जिससे एमिल की वहीं मौत हो जाती है। ये देख ईवा रोने लगती है। ब्रूनो एमिल को मारना नहीं चाहता था पर डर की वजह से उससे ये काम हो गया। ईवा इसमें खुद की गलती देती है। उसे इस गन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। ब्रूनो कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था। वो कहता है हम इस डेड बॉडी को छिपा देंगे और किसी को इस बात की खबर नहीं लगेगी। हम देखते हैं बेलवा ये सब छिप कर देख रही थी। रात दोनों मिलकर एमिल की बॉडी को बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन सभी सेंट्रल पार्क में होते हैं। वहाँ पुलिस आ जाती है और ईवा का पीछा करने लगती है। ब्रूनो उसे लेकर भागने लगता है। बेलवा ने पुलिस को बता दिया था कि एमिल की हत्या ईवा ने की है क्योंकि बेलवा काफ़ी वक्त से ईवा से छुटकारा पाना चाहती थी। ब्रूनो ईवा को छिपा देता है पर ब्रूनो को पुलिस पकड़ लेती है। वो उसे काफ़ी मारते हैं और वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ईवा ब्रूनो से कहती है अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उसे दे दे क्योंकि उसे अपनी बहन को छुड़वाना है। ब्रूनो बताता है उसके पास पैसे थे पर पुलिस ने मारने के बाद उसके पैसों का बंडल चुरा लिया। उसके पास पहले से ही पैसे थे पर वो नहीं चाहता था कि ईवा उसे छोड़कर जाए। दूसरे दिन ईवा अपने आंट के घर मदद के लिए जाती है। वो कुछ पैसे मांगती है ताकि वो मैग्डा को एलिस आइलैंड से छुड़वा सके और वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। उसकी बातें सुन उसकी आंट इमोशनल हो जाती है। वो पैसे लेकर ब्रूनो के पास आती है। वो उसे एलिस आइलैंड ले जाता है और उसके और मैग्डा के लिए कैलिफोर्निया की 2 टिकट दिलवाता है। ब्रूनो को अपनी किए पर पछतावा था। वो ईवा से माफ़ी भी मांगता है। ब्रूनो वहाँ खुलासा करता है कि जब उसने ईवा को पहली बार एलिस आइलैंड पर देखा था तभी वो उसे पसंद करने लग गया था। वो उसे वेश्यावृत्ति के काम में कभी नहीं लगाना चाहता था पर वो उसकी फीलिंग को कभी समझ नहीं पाई। वो बताता है कि उसने ईवा को काफ़ी तकलीफ़ दी है। ईवा इमोशनल हो जाती है। वो ब्रूनो को महसूस कर पा रही थी क्योंकि उसकी बातों में एक दर्द छिपा था। ईवा पूछती है उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, अब देर हो चुकी है। ब्रूनो कहता है वो दोबारा न्यूयॉर्क लौटकर कभी न आए। वो एमिल का जुर्म अपने सर पर ले लेगा। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देख काफ़ी भावुक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ईवा अपनी सिस्टर के साथ कैलिफोर्निया निकल जाती है। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स ग्रे ने बताया कि इस फिल्म की 80% कहानी बिल्कुल सच है। जब 1923 में उनके ग्रैंड पेरेंट्स इमिग्रेंट होकर न्यूयॉर्क आए थे तो उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।